हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का इनकी 17 जून का इम्पोर्टेंट होगा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो हम लोग जानेंगे विद बैकग्राउंड, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे बात की जा रही है सबसे पहले एक डे के बारे में। डे का नाम है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। आखिर डेजर्टिफिकेशन होता क्या है, पहले हम लोग ये एक बार माइंड से जो डाउट है वो क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है। कि डेजर्टिफिकेशन आखिर होता क्या है। यानी कि एक ज़मीन है, ठीक है, यानी कि एक लैंड है, वहाँ पे खेती जो है वो मतलब अभी फर्टाइल नहीं है वो लैंड, यानी कि खेती करने के लायक बिल्कुल नहीं है, एकदम लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है। यानी कि एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में ये देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस में क्या रहता है कि जो लैंड है वो खेती करने के लायक बिल्कुल नहीं रहा, जो अच्छा लैंड था वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक डेजर्ट वाले रीजन में। क्लियर? तो यानी कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे दरार सी पड़ जाती है लैंड के ऊपर, यहाँ पे खेती करना नामुमकिन हो जाता है। तो ये है डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रहती है प्लांट की, फूड प्रोडक्शन की, वो अनेबल हो जाती है यहाँ पे। यानी कि हम ना प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है, ना ही हम लोग फूड प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से कर पाते हैं। तो इसका पूरा कारण है क्या? क्लाइमेटिक वेरिएशंस है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। आखिर इसके कारण है क्या, बेसिकली वो हम देख लेते हैं। तो एक तो रहता है क्लाइमेट क्राइसिस है, दूसरा सॉइल इरोजन है, यानी कि भूमि कटाव जो रहता है, लाइफ स्टॉक ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो अपनी भेड़ बकरियां जब बफेलोस वगैरह है वो ओवर ग्रेजिंग कर लेती है उस लैंड के ऊपर, उसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन की जो ये प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर। डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ की कटाई, ठीक है। अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो वो जो लैंड है वो ऑटोमेटिकली डेजर्टिफिकेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अनसस्टेनेबल लैंड यूज, यानी कि इतना यूज कर रहे हैं उस लैंड का कि एक ही लैंड पे खेती करी जा रहे हैं, तो वो जमीन जो है वो बंजर हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं डे के बारे में। तो कैसे हम लोगों ने डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना है, जो सूखे की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको कैसे हमने कंट्रोल करके चलना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डे है 17 जून को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम प्रमोट कर सकें, पब्लिक अवेयरनेस फैला सकें और इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड कॉम्पैक्ट कर सकें, यानी कि कैसे हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर जो है काम करना है। तो डेजर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे हम लोग जो है वो कवर अप कर सकते हैं। तो थीम क्या है इस साल की? वो है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। क्लियर? तो मिलके काम करने की ज़रूरत है, पेड़ लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पेड़ की कटाई नहीं करनी है, यानी कि डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, एफोरेस्टेशन हम लोगों ने करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एनुअम एज़्यूथम स्कीम। आखिर ये है क्या? तो अब नाम से पता चल रहा होगा कि ये हमारी कंट्री की तो है ही है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट की है? या फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, तो केरला, यहाँ से कुछ होगी। क्लियर? तो नाम से पता चल रहा है। तो ये है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है M.K. स्टालिन, उनके द्वारा अभी लॉन्च की गई है एनुअम एज़्यूथम स्कीम। क्लियर? तो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ऐसे पता चल ही जाएगा आपको कि नाम से पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है। जो बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर वे से नहीं मिल पा रही है, पैसे की वजह से वो पीछे रह रहे हैं एजुकेशन को लेके, तो उन बच्चों को यहाँ पे जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में जिक्र कर रखा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है इसके बारे में फंडामेंटल राइट में। क्लियर? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट की अगर बात हो ही गई है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर ही लेते हैं। क्लियर? तो टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कितने हैं? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था, बट वो क्या हो गया? डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो 31st आर्टिकल में उसको रखा गया था, डिलीट कर दिया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। क्लियर? तो अभी जो है इसको रखा गया है 300A में रखा गया है। क्लियर? तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग राइट टू एजुकेशन। 14 to 18 आर्टिकल के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम की बात करें, अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 तक रखे गए हैं। उसमें से आपको राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, तो इसी में ही राइट टू एजुकेशन आता है। क्लियर? तो राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A, यानी कि अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया है। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो आर्टिकल 25 to 28 में रखा गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 23 to 30,
तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो है तो उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत तो यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। क्लियर। तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से लेके चलना हम लोगों ने। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे लर्निंग गैप जो है, बच्चों में जो लर्निंग गैप है उसको फिल करने की बात की गई है, क्योंकि कोविड-19 की ड्यूरेशन में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से वंचित रहे। क्लियर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहे जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए थे। तो उस गैप को कैसे हम लोगों ने फिल करना है, तो ये एक ऐसी स्कीम लाई गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कि बच्चे जो है एजुकेशन सही तरीके से वो ले सके। क्लियर। तो यहाँ पे जो एम है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय 2025 तक का टारगेट रखा गया है। और ये इवेंट जो है, जो यहाँ पे बात की गई है, एजविन वैकम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लुवर में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात हो ही गई है, तो आर्टिकल 21 के बारे में हम लोग बात कर ही लेते हैं। तो अनुच्छेद, जिसको आर्टिकल बोला जाता है इंग्लिश में, अनुच्छेद हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 21 जो है ये घोषित किया गया, यानी कि इसमें क्या बोला गया कि 14 से यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, यानी कि 6 to 14 ईयर्स तक जिनकी एज है, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। ये हमारी ड्यूटी भी है एज अ गार्जियन एंड पेरेंट्स। ठीक है। तो हमारा राइट भी है, राइट टू एजुकेशन। क्लियर। तो ये जो है केवल प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। ठीक है। उच्च शिक्षा और व्यवसायिक जो शिक्षा है उसको नहीं है। ठीक है। यानी कि सिर्फ यहाँ पे जो है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है, और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको फंडामेंटल राइट में एड ऑन किया गया अमेंडमेंट करके। क्लियर। तो यहाँ पे जो है भाग अगर बात करें, यानी कि पार्ट 6 आर्टिकल 45 जो है ये बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु जो है 26 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, कैपिटल भी चेन्नई है और लार्जेस्ट सिटी भी चेन्नई है। लार्जेस्ट अगर मेट्रो की बात करें, ग्रेटर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर आज के टाइम में RN रवि हैं। चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरलिज्म है। 234 सीट्स हैं। नेशनल पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की 39 सीट्स हैं, राज्यसभा की 18 सीट्स हैं। तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट है। हमारे कंट्री में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा बना, 25th, ये बताइएगा। क्लियर। सॉरी, आंसर ही बता दिया मैंने। तो 25 हाई कोर्ट्स हैं टोटल। तो यहाँ पे आप बताइएगा 25th हाई कोर्ट कौन सा था। ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। एरिया के हिसाब से तमिलनाडु का रैंक 10th है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो रैंक है इसका स्टेट का वो 6th है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे मैंगो फेस्टिवल के बारे में। ठीक है। मैंगो तो सबको पसंद है समर्स में। ठीक है। तो समर में मैंगो जो है वो बहुत से लोगों का फेवरेट रहता है। क्लियर। तो मैंगो फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज करवाया गया हमारी कंट्री के द्वारा, तो बहरीन में। तो बहरीन कहाँ पे कंट्री है ये हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। यहाँ पे आप देखिए पहले वर्ल्ड मैप में। ठीक है। तो ये हमारी कंट्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में बहरीन कंट्री है। तो जूम मैप आप देखिए, अरेबियन सी यहाँ पे बहरीन देख सकते हैं। ठीक है। तो ये बहरीन कंट्री है। तो साथ ही में आप कतर देख सकते हैं। कतर हाल ही में अगर बात करें कि हालांकि इसको कतर जो है कतर की बाउंड्री टच नहीं करती है। यहाँ पे अगर देखिए सऊदी अरबिया बॉर्डर टच करता है इसको। तो बहरीन की कैपिटल मनामा है। यहाँ पे अरेबियन सी है, याद रखिएगा। क्लियर। तो ये बताइएगा ये कौन सी स्ट्रेट है। ठीक है। कई बार डिस्कस भी किया है। क्लियर। तो ये सी कौन सा है, ये सी कौन सा है। ठीक है। तो ये बताइएगा आप लोग ये स्ट्रेट कौन सी है। क्लियर। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी हम बात करते हैं मैंगो फेस्टिवल के बारे में। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम अपेडा बोलते हैं, तो उनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है 8 डे का मैंगो फेस्टिवल। कहाँ पे, बहरीन में। तो यहाँ पे 34 वैरायटीज जो है मैंगोज की, स्पेशली जो ईस्टर्न स्टेट्स की हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा, वहाँ की जो वैरायटी है मैंगोज की यानी कि बहरीन में डिस्प्ले की गई हैं
34 वैरायटीज़, ठीक है, हमारी कंट्री में 34 वैरायटीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब मीठे आम। अल्फेंजो मैंगो जो है उसको GI टैग मिला है, ठीक है। अल्फेंजो मैंगो की बात करें तो वो महाराष्ट्र का है, क्लियर। तो ये डिस्प्ले किए गए 8 डिफरेंट लोकेशंस जो हैं बहरीन की, तो अल जजीरा ग्रुप सुपरमार्केट में, क्लियर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मैंगो के बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है मैंगो को बूस्ट अप करने की, मैंगो के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम जनरेट हो सके। हमारे फार्मर्स की जो इनकम डबल करने का भी यहाँ पे प्रॉमिस कर रखा था गवर्नमेंट ने कि 2022 तक हम लोगों ने फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। तो हम फार्मर्स की इनकम को कैसे बढ़ाएंगे? अगर ये मैंगोज की वैरायटी जो है बहरीन में, अगर यहाँ पे मतलब लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जा रहा है, तो हमारी कंट्री को ही फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री के फार्मर्स की ही इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो मैंगो का जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने की बात की जा रही है, स्पेशली जो ईस्टर्न रीजन है हमारी कंट्री का। तो 16 वैरायटीज़ जो है मैंगोज की, जिसमें इंक्लूडेड है 3 GI टैग सर्टिफाइड किरसापति एंड लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल, जरदालू बिहार। तो ये एक्सपोर्ट किया गया है बहरीन में। मैंगो जो है हमारी कंट्री का किंग ऑफ फ्रूट भी माना जाता है, फलों का राजा जिसको हम बोलते हैं। तो रेफर किया गया है इसको काल पवृक्षा, विश ग्रांटेड ट्री, ठीक है, यानी कि विश जो है वो पूरी करता है ये ट्री, ऐसा बोला गया है। तो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स यहाँ पे जो है, यानी कि पुराने ज़माने में ऐसी बातें की जाती थी, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें, कुछ ऐसी स्टेट्स है हमारी कंट्री में जहाँ पे मैंगो प्लांटेशन होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार। ये मेजर स्टेट्स हैं यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो है फ्रूट्स की होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, ये याद रखिएगा। अल्फोंसो मैंगो जो है केसर, तोतापुरी, भंगनपली, ठीक है। तो यहाँ पे लीडिंग एक्सपोर्ट वैरायटीज है फ्रॉम इंडिया, यानी कि यहाँ से ये अल्फोंसो, केसर, तोतापुरी, भंगनपली, ये ऐसी मैंगो की वैरायटीज हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है हमारी कंट्री से अनदर कंट्रीज में, क्लियर। तो मैंगो एक्सपोर्ट्स जो है यहाँ पे 3 फॉर्म्स में देखने को मिलता है, जैसे फ्रेश मैंगो, मैंगो पल्प एंड मैंगो स्लाइस, क्लियर। तो मैंगो के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, तो मुंह में पानी तो आ ही गया होगा मैंगो का नाम सुन के, ठीक है। किस किस का फेवरेट है मैंगो फ्रूट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अभी इसकी चेयरपर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जिनको अपॉइंट किया गया है ये ऑलरेडी डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन है, इनका नाम है रंजन प्रकाश देसाई, क्लियर। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई जो है, इनको नॉमिनेट किया गया है एज अ चेयरपर्सन किसकी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, क्लियर। तो याद रखिएगा ये डिलिमिटेशन कमीशन की भी चेयरपर्सन है। कॉन्स्टिट्यूंसीज जो रहती हैं J&K की, उसको यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है, बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, क्लियर। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, तो इनको अभी चूज किया गया है कि ये हेड होगी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसको PCI बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगर जस्टिस देसाई की बात करें तो रिसेंटली ये सर्व कर रही है एज ए चेयरमैन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, और इस्टेब्लिश किया गया रीडिज़ाइन यूनियन टेरिटरीज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की जाती है डिलिमिटेशन कमीशन के चलते। जस्टिस जो है, इनसे पहले कौन थे, जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद थे, जो अभी अपनी जो टेन्योर है वो कंप्लीट करके गए हैं। उसके बाद जो ये सीट थी वो एम्प्टी थी, यानी कि खाली थी इनकी जो पोजीशन है। तो इस पोजीशन के ऊपर जो है यानी कि इनको अपॉइंट किया गया है रंजन प्रकाश देसाई को। अब हम बात करते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। अनदर ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ के द्वारा इसको, पार्लियामेंट में लॉ के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। तो 1966 में पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया गया। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सेल्फ रेगुलेटरी वॉचडॉग है, स्पेशली प्रेस को लेके, मीडिया को लेके, ठीक है। फाउंडर कौन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फाउंड 4 जुलाई 1966 में किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और आज के टाइम में चेयरमैन कौन है, रंजन प्रकाश देसाई। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सारा डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिव्यू ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर कोई भी आपको कमी लग रही है इस वीडियो में
तो वो कमी के बारे में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।